हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो कि यूज़फुल हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स। तो देखो, जब भी हम लेड नाइट्रेट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लेड क्या होता है? Pb, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी वैलेंसी क्या बोल रहे हैं? +2 बोल रहे हैं। नाइट्रेट क्या होता है? NO2। और ये जो NO2 होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -1। तो जब भी हम दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो इनकी जो वैलेंसी होती है वो इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि Pb के पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा और NO2 के पास क्या चला जाएगा? +2 चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Pb। अब 1 है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा हो? NO2, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 के साथ क्या लग गया? होल ट्वाइस लग गया। तो हमारे पास ये जो लेड नाइट्रेट है, ये वाला जो फॉर्मूला है जिसका, अगर मैं इसको हीट करूँगी तो हमारे पास क्या क्या बनेगा? तो देखो, सीधी सी चीज़ यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हमें नाइट्रेट वैसे NO3 होता है, ठीक है। NO2 क्यों लिख रही हूँ मैं? NO3, ठीक है। तो ये है NO3। अब देखो, अगर हम इसको हीट करेंगे तो होगा क्या कि ये टूट जाएगा। अब ये कैसे कैसे टूटेगा? अब यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो NO2 निकल जाएगा अलग से, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद O2 बच जाएगा तो ऑक्सीजन निकल जाएगी साथ में। अब यहाँ पे देखो, एक तो NO2 निकला था, ठीक है, और यहाँ पे O2 निकल गई थी, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है। ये ऑक्सीजन जो है इस Pb के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा? PbO बना देगा, जिसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। तो यहाँ पे अपने पास क्या क्या बन रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीजन बन रहा है और साथ में PbO बन रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंड वाला ऑप्शन, PbO एंड NO2, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जो मैंने केमिकल रिएक्शन ऊपर अभी करवाई थी वही सेम है कि 2PbNO3 सॉलिड फॉर्म में जो है, जिसको हम लेड नाइट्रेट बोलते हैं, अगर हम इसको हीट करते हैं, हीट को अगर हमें सिंबलाइज करना तो हम इस तरीके से ट्रायंगल बना देते हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या क्या निकलेगा? ये जो Pb है वो इस एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई तो क्या बच गया? यहाँ पे NO2 बच गया, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे O2 बच गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following metals has both malleability and ductility properties? तो देखो, जब भी हम बात करते हैं malleability के बारे में और ductility के बारे में, बेसिकली मेटल्स की ही प्रॉपर्टी होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो malleability और ductility शो नहीं करते हैं। तो malleability का क्या मतलब होता है कि एक मेटल को हम बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जो हम मिठाई वगैरह खाते हैं, जैसे काजू कतली वगैरह खाते हैं, तो उसके ऊपर सिल्वर की एक कोटिंग चढ़ी हुई होती है, राइट। तो बहुत ही पतली सिल्वर की कोटिंग होती है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी शो हो रही है कि एक मेटल को हम बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं मेलेबिलिटी। वहीं पे जब हम डक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं थिन वायर्स में। अब जैसे अगर मैं आयरन की चेन्स के बारे में बात करूँ जो साइकिल्स वगैरह में लगती है, या फिर जो भी हम ज्वेलरीज वगैरह भी पहनते हैं, जो चेन्स वगैरह हम डालते हैं, तो उसमें क्या किया गया है? मेटल्स को हमने कन्वर्ट किया है वायर्स के अंदर। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? Na, Au, Ce एंड He। तो कौन से मेटल में हमें ये दोनों प्रॉपर्टी देखने को मिलती है? Au में, यानी कि गोल्ड में देखने को मिलती है। गोल्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है और एक्सट्रीमली डक्टाइल होता है। अगर हम गोल्ड के बारे में बात करें तो सिर्फ 1 ग्राम जो है गोल्ड का, उसको हम बीट कर सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर की थिन कवरिंग में। सोचो कितना ज़्यादा ये मेलिएबल होगा, और इसके साथ साथ ये डक्टाइल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। एल्यूमिनियम कहाँ से बनता है? एल्यूमिनियम बनता है बॉक्साइट के ओर से। बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3.2H2O, ठीक है। तो ये बेसिकली ओर है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है
ठीक है, जिससे हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम को निकालते हैं। तो एल्यूमिनियम एल्यूमिना से निकाला जा सकता है, एल्यूमिना होता है Al2O3, या फिर बॉक्साइट और विच इज़ Al2O3.2H2O। तो याद रखना एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो होता है बॉक्साइट और। तो एल्यूमिना और बॉक्साइट ये दो मेन रॉ मटेरियल होते हैं एल्यूमिनियम मेकिंग प्रोसेस के लिए। एल्यूमिनियम जो बनता है वो कैसे बनता है, एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, जिससे ये जो एल्यूमिना है यानी कि Al2O3 है वो टूट जाता है। और ये जो एल्यूमिना है उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट से। ठीक है, तो केमिकल बॉक्साइट फॉर्मूला फॉर बॉक्साइट बस ये यहाँ पे याद रख लेना, Al2O3.2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखो हमारी एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, उनमें से एक लेयर होती है ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है जिसको हम O3 करके सिंबलाइज कर देते हैं, तो ये जो ओजोन लेयर होती है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से। अब जो सन है वो साथ के साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी निकाल रहा है, जो अगर डायरेक्टली हमारी स्किन के ऊपर पड़ेगी तो हमारी स्किन में बहुत सारी डिजीजेस होने के चांसेस हो सकते हैं, इवन वो DNA में म्यूटेशन भी कॉज कर सकता है। तो उससे हमें कौन बचाता है, ओजोन की लेयर बचाती है। और ये जो ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर वाले रीजन में। ठीक है, अब जैसे अगर इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे सबसे पहली वाली जो लेयर है, इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ, यहाँ पे जो सबसे पहली वाली लेयर है 20 किलोमीटर तक में, उसको क्या बोला जाता है, ट्रोपोस्फेयर। फिर 50 किलोमीटर में जाओगे तो क्या आ गया, स्ट्रेटोस्फेयर। देन उसके और ऊपर जाओगे तो मीजोस्फेयर, देन उसके बाद थर्मोस्फेयर, और देन आ जाती है एक्सोस्फेयर। तो जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी हीट lead nitrate in a boiling water we observe the emission of brown fumes, which one of the following is the brown gas। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था और हम इसी को lead nitrate को ही क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। सेम ही प्रोसेस है यहाँ पे भी। तो देखो यही है PbNO3 होल ट्वाइस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेड नाइट्रेट। अगर मैं इसको हीट करूँगी बॉइलिंग वाटर में तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये टूट जाएगा। टूटेगा कैसे, ये Pb किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। क्या क्या बच गया, NO2 बच गया और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन बच गया। अब जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टाइम पे ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो ये जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं ना, वो याद रखना वो किसके होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता है तो वहाँ पे हमें ब्राउन ब्राउन सी एयर देखने को मिलती है। ठीक है, ब्राउन गैस देखने को मिलती है। तो वो ब्राउन गैस क्या है, वो ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ब्राउन फ्यूम्स याद रखना, ब्राउन फ्यूम्स हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ही होंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solution contains 20 gram of solute in 180 gram of solvent. If the solvent is water, what is the concentration of the solution in terms of mass by mass percentage? तो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, मास बाय मास परसेंटेज का। ठीक है, तो देखो जब भी हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालनी होती है किसी भी सॉल्यूशन की, तो देखो जब भी हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं ना, तो जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो इसमें प्रेजेंट होता है सॉल्यूट और एक इसमें प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट। तो जब भी हम सॉल्यूट के बारे में बात करते हैं तो जो भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोल देते हैं सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्यूट होता है वो रिएक्टिव पार्ट होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो बस एक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके। जैसे पानी में मैंने चीनी डाल दी, ठीक है, तो वो जो पानी है क्योंकि उसका अमाउंट ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा वहाँ पे सॉल्वेंट, और वो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सकती है। और जो चीनी हमने डाली है वो रिएक्टिव पार्ट है और साथ में वो कम अमाउंट में भी प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्या मान के चलेंगे, सॉल्यूट मान के चलेंगे। तो देखो जब भी हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालनी होती है तो मास बाय मास परसेंटेज है यानी कि ऊपर भी मास लिखोगे और नीचे भी क्या लिखोगे, मास लिखोगे। अब नीचे हम हमेशा टोटल लिखते हैं, राइट, तो यहाँ पे मास आ जाएगा किसका,
पूरे सॉल्यूशन का आ जाएगा, और ऊपर हम किसका मास निकालेंगे, एक सॉल्यूट का मास निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज लिखा हुआ है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमें बोला एक सॉल्यूशन जिसमें क्या प्रेजेंट है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। लेकिन मुझे क्या नीचे सिर्फ सॉल्वेंट लिखना है, नहीं, मुझे नीचे लिखना है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, यानी कि 180 तो क्या हो गया, सॉल्वेंट, और इसमें जब तुम 20 ऐड कर दोगे, यानी कि सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ, तो ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 200 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया अपने पास 10। तो यहाँ पे कितना परसेंट आएगा, 10% आ जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In an observation, alpha particles, beta particles and gamma rays have the same energies. Their penetrating power in a given medium in increasing order will be. देखो जब भी हम अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या फिर पॉजिटिवली चार्ज रेस। जब हम बीटा पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या फिर नेगेटिवली चार्ज रेस। ये जो गामा रेज है इनको हम पार्टिकल्स नहीं बोलते क्योंकि हाई वेलोसिटी बीम होती है, और ये जो गामा रेज होते हैं ये होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो जब हम पेनिट्रेशन पावर के बारे में बात करते हैं, आप जैसे अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है जो कि अल्फा बीटा एंड गामा रेस बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे मैंने रख दिए हैं पेपर का एक तरीके से ब्लॉक बना दिया। ठीक है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम का ब्लॉक बना दिया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लेड का ब्लॉक बना दिया। लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी। अब देखो जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे ना, अल्फा रेस की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो पेपर को भी पास नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये पेपर को पास नहीं कर पाएगी। जब हम बीटा रेस के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो एज़ कम्पेयर टू अल्फा रेस ज़्यादा होती है, तो पेपर को तो पास कर जाती है लेकिन एल्यूमिनियम शीट को ये पास नहीं कर पाती है। देन जब हम बात करते हैं गामा रेस तो इनकी पेनिट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इनको रोकने के लिए कंक्रीट या फिर लेड का हमें कुछ बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये रुक पाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें पेनिट्रेशन पावर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देखो सबसे कम किसका था, अल्फा रेस, देन उसके बाद बीटा रेस एंड देन उसके बाद गामा। तो अल्फा बीटा एंड गामा, यानी कि यहाँ पे जो आंसर ठीक होगा वो होगा ए ऑप्शन। एक और चीज़ याद रखना, जैसे तुमने सुना होगा कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। तो ये जो कोबाल्ट 60 होता है ना, ये बेसिकली एक रेडियो आइसोटोप होता है कोबाल्ट का, यानी कि ये क्या निकाले, कुछ एमिशंस निकाल रहा है। कौन सी एमिशंस निकालता है, ये गामा एमिशंस निकालता है। और ये जो गामा एमिशंस होते हैं वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर जाती हैं और ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं उसको डैमेज कर देती है। ठीक है, तो ये याद रखना, अल्फा बीटा एंड गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one among the following compounds has the same equivalent weight and molecular weight? अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हमें दे रखी है, मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट। तो जब भी हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट के बारे में तो देखो ये अपने पास क्या है, पूरा फॉर्मूला पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से हर एक को हम जितने भी एटम्स हैं उसको हम प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ H2SO4 के बारे में, अगर मुझे यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। ठीक है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 और कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं यहाँ पे 4, तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम इसको 4 के साथ। ठीक है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। वहीं पे जब हम इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट और नीचे आ जाता है इसका वैलेंस फैक्टर। जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूँ H2SO4 एक एसिड है,
एसिड क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयंस को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे कितने H पॉजिटिव बाहर निकालेगा, 2 H पॉजिटिव बाहर निकालेगा। ये 2 H पॉजिटिव, इसको यहाँ पे लिख के देती हूँ, H2SO4 है, राइट। तो ये 2 H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में टूटेगा, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनमें इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, बिल्कुल सेम हो। तो ये तभी हो सकता है जब इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे जब हम फॉर्मूला निकाल रहे होंगे तो वहाँ पे जो वैलेंस फैक्टर है वो 1 हो। अब देखो यहाँ पे जब हम NaCl को देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखो क्या है, Na क्या होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23। ठीक है, और ये जो क्लोरीन होता है उसका मास कितना होता है, 35.5 होता है। तो यहाँ पे अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 58.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब मुझे यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपने पास आएगा मॉलिक्यूलर वेट विच इज़ 58.5, और अगर वैलेंस फैक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कितने आयंस में टूटेगा, 1 में ही। तो वैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 1, यानी कि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट भी कितना आ रहा है, 58.5 आ रहा है, यानी कि अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, NaCl। अब देखो CaCl2 के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो CaCl2 है, कैल्शियम का जो मास होता है वो होता है 40, और क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5। कितने यहाँ पे क्लोरीन, 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे मॉलिक्यूलर वेट के लिए। ठीक है, और अगर मैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो वैलेंस होते हैं वो कितने हो जाएंगे, कितने को निकालेगा, ये 2 को निकालेगा, यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव बनेगा ना। ठीक है, और साथ में 2Cl नेगेटिव निकालेगा, तो वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, Na2SO4 के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो सेम चीज़ है, Na का मास कितना होता है, 23। कितने Na यहाँ पे, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस सल्फ़र का कितना होता है, सल्फ़र का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने लिखे हुए हैं, 4 लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा, और नीचे हम क्या कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देखो Na2 है और SO4 2 नेगेटिव में, यानी कि वैलेंस फैक्टर कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे देख के ही पता लग रहा है कि अपने पास जो आंसर आएगा जहाँ पे इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, एक बार इसको निकाल के देख लेना, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम NaCl के बारे में बात करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आता है वो है 58.5 ग्राम, और जो वैलेंस होता है NaCl का वो होता है 1, तो इक्विवेलेंट वेट भी कितना निकल रहा है, 58.5 निकल रहा है। H2SO4 के बारे में बात करोगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 98 होगा, इक्विवेलेंट वेट 49। अगर CaCl2 के बारे में बात करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट है 110.98 और इक्विवेलेंट वेट होगा 55.49। मॉलिक्यूलर वेट Na2SO4 जो है वो 142.05 होता है, और इक्विवेलेंट वेट इसका हाफ कर दोगे तो 71 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, What is the name of the process that converts sulfide ores into oxides by heating strongly in the presence of excess air? ये CDS 2021 का क्वेश्चन है। तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि सल्फाइड के ओर्स को कन्वर्ट कर देगा उसके ऑक्साइड्स के अंदर, कैसे, जब हम उसको एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग के प्रोसेस में देखो क्या होता है कि अपने पास जो लेड का सल्फाइड था उसको जब तुम एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हीट करोगे तो सल्फाइड से क्या चेंज हो रहा है, उसका ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, रोस्टिंग बोल दिया। वहीं पे जो अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं उसको भी एक बार पढ़ लो। जैसे एक प्रोसेस होता है अपने पास कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक थर्मल ट्रीटमेंट है। थर्मल यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जो कि जिसमें क्या हो रहा होता है, जिसमें हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, या तो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे या तो हम बहुत ही लिमिटेड यूज़ करेंगे ऑक्सीजन का। तो इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, प्योरिफिकेशन हो जाएगी मटेरियल की।
दूसरा प्रोसेस था रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है कि हम सल्फाइड के ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग देम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में भी हम क्या करते हैं कि कोई भी जो मेटल होता है ना, उसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और ये जो हम हीट कर रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में करेंगे, किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है, ताकि हम मेटल को उसके इम्प्योरिटी से सेपरेट आउट कर सकें। एक होता है इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को ना बहुत ही हाई टेम्परेचर में, मतलब बेसिकली एक रूम टाइप या एक अपरेटस टाइप होता है बहुत बड़ा सा, जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, आग लगी होती है, जिसके अंदर हम वेस्ट मटेरियल को डालते हैं, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है या जो कंटामिनेंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ। तो जो सोल्डर है बेसिकली बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर प्लम्बिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो सोल्डर की वायर है, ठीक है। तो ये जो सोल्डर है वो बेसिकली किसका एलॉय होता है, तो सोल्डर एलॉय होता है टिन और लेड का। अब एलॉय क्या होता है, होप ये सबको पता है। एलॉय एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन होती है। एग्जाम्पल अगर तुम्हें लेना हो, जैसे स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील आयरन की भी बनी होती है, उसमें कार्बन भी होता है, उसमें निकल भी होता है, उसमें क्रोमियम भी प्रेजेंट होता है, राइट। तो क्या मुझे ये अलग अलग देखने को मिलते हैं, नहीं, मुझे थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन देखने को मिल रही है इस कॉम्पोजिशन की, ठीक है। मुझे लग रहा है कि एक ही मेटल है। तो ऐसे जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं मेटल मेटल के या मेटल नॉन मेटल के, उसको हम बोल देते हैं अलॉय। तो ये जो सोल्डर होता है वो टिन और लेड का अलॉय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडेन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। अब देखो, इंडेन तुमने वर्ड सुना हुआ होगा। जब भी घर पे गैस वगैरह आती है, सिलेंडर आते हैं, गैस के सिलेंडर आते हैं, तो उस पर क्या लिखा होता है, इंडेन लिखा होता है कि नहीं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एलपीजी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे गैस सिलेंडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एलपीजी है, जो गैस सिलेंडर्स है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंडेन गैस। और ये जो इंडेन गैस होती है, इसमें दो मेन गैसेस प्रेजेंट होती है। एक तो होती है ब्यूटेन गैस और एक इसमें प्रेजेंट होती है प्रोपेन गैस। ब्यूटेन गैस यानी कि यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे। एन यानी कि सबके बीच में सिंगल बॉन्डिंग, और यहाँ पे लगा देना हाइड्रोजन। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन जो है वो सिंगली बॉन्डेड होंगे, और यहाँ पे हर एक के साथ क्या लगा हुआ होगा, हाइड्रोजन लगा हुआ, ठीक है। इधर भी हर जगह हाइड्रोजन ही लगा हुआ होगा। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिक्सचर होता है इंडेन गैस। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस विच एमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड इज। जो राइस फील्ड है उसमें से कौन सी गैस एमिट होती है, तो उसमें से एमिट होती है मीथेन गैस। अब देखो, जब हम राइस फील्ड्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि बहुत सारा पानी खड़ा रहता है, तो जब बहुत सारा पानी वहाँ पे खड़ा होगा तो उस वजह से कौन सी कंडीशन बन जाएगी, एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन का मतलब होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो वहाँ पे किन ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाएगी। और एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक नाम आता है मिथानोजेंस का। अब नाम में ही क्या है, मिथानोजेंस, तो क्या प्रोड्यूस करते होंगे, मीथेन प्रोड्यूस करते होंगे। तो ये जो मिथानोजेंस होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में, और इस मीथेन को वो रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल्स आर। ये जो क्वेश्चन है वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का है, 22 मार्च को हुआ था। तो अब देखो, ये जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं ना मिनरल्स के बारे में, तो हम सीधा स्पष्ट रूप में ये बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। वैसे तो देखा जाए, अगर मैं मरकरी के बारे में बात करूँ, किसी और के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे लिक्विड गैस भी हैं, बट नॉर्मली मोस्ट कॉमनली ये जो हमारे पास मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, यानी कि इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, ठीक है। तो ये जो मिनरल्स होते हैं दे आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनके एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, और कॉमनली ये कैसे होंगे, नेचर में क्रिस्टलाइन होंगे।
तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस, इनके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम।